म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस चेक करना है। अच्छा, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस फंड की स्टार रेटिंग देखी या पिछली रैंक देखी और बस फैसला कर लिया। पर क्या ये सही तरीका है? आज हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे और सीखेंगे कि फंड के परफॉर्मेंस को सिर्फ सितारों से आगे बढ़कर एक प्रोफेशनल की तरह कैसे जांचा जाए। और हाँ, एक जरूरी बात, कोई भी निवेश करने से पहले एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक बार ईमानदारी से सोचते हैं, जब हम निवेश करने बैठते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारा ध्यान खींचती है वो यही होती है ना, कि कौन सा फंड टॉप पर चल रहा है। अगर आपका जवाब हाँ है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ये सबसे आम तरीकों में से एक है जिससे लोग अपने लिए फंड्स चुनते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सबसे समझदारी भरा तरीका है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। ये लाइन आपने शायद सैकड़ों बार सुनी होगी, लेकिन यकीन मानिए ये निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा सच है और सबसे बड़ा जाल भी। हम अक्सर हाल की सफलताओं से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, जिसे रीसेंसी बायस कहते हैं। ये एक तरह का मानसिक झुकाव है जहां हम मान बैठते हैं कि जो कल का विनर था वो आने वाले कल में भी विनर ही रहेगा। और बस यही सोच अक्सर गलत फाइनेंशियल फैसलों की जड़ बन जाती है। तो आज हम इस सफर में क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम रैंक 1 के जाल को समझेंगे, फिर अपने निवेश के लिए सही गाड़ी कैसे चुनें ये जानेंगे। हम एक इन्वेस्टर का डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे, 2 अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स की दिलचस्प कहानी देखेंगे, अपने निवेश का सालाना हेल्थ चेक करना सीखेंगे और आखिर में कुछ सबसे जरूरी बातें समझेंगे। तो चलिए इस पहली और सबसे अहम समस्या को समझते हैं। हम सबको विनर्स पसंद है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कल के विनर का पीछा करना एक बहुत ही जोखिम भरा खेल हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप सिर्फ अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखकर गाड़ी आगे चला रहे हों। यही है वो मानसिक चूक, रीसेंसी बायस। ये हमें ये विश्वास दिलाता है कि जिस फंड ने पिछले साल 80% का रिटर्न दिया वो अगले साल भी कुछ वैसा ही कमाल करेगा। लेकिन डेटा बताता है कि ऐसा बहुत ही कम होता है। जो फंड आज रैंक 1 पर है वो अगले साल टॉप 50 से भी बाहर हो सकता है। इसलिए ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। तो अगर हम सिर्फ रैंक नहीं देख सकते तो फिर क्या देखें? इसको समझने के लिए चलिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अपने निवेश को एक गाड़ी की तरह सोचिए, एक ऐसा वाहन जो आपको आपकी फाइनेंशियल मंजिल तक ले जाएगा। आपको अपनी यात्रा के लिए सही गाड़ी चुननी होगी। आपकी फाइनेंशियल मंजिल तक पहुंचने के लिए 2 मेन गाड़ियां हैं। पहली है स्टॉक्स, जो एक तेज रफ्तार रोमांचक मोटरसाइकिल की तरह है जिसे आप खुद चलाते हैं, और दूसरी है म्यूचुअल फंड, जो एक भरोसेमंद प्रोफेशनल ड्राइवर वाली बस की तरह है। दोनों आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती हैं, लेकिन दोनों का अनुभव और जोखिम बहुत अलग होगा। आइए जरा इन दोनों की तुलना करें। देखिए, स्टॉक्स आपको पूरा कंट्रोल और तेज रफ्तार देते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत स्किल, अनुशासन और लगातार ध्यान देने की जरूरत होती है। सड़कें अप्रत्याशित हो सकती हैं, अगर आप माहिर नहीं हैं तो फिसल भी सकते हैं। वहीं दूसरी ओर म्यूचुअल फंड एक बस की सवारी जैसे हैं। आप बस एक टिकट खरीदते हैं, आराम से बैठते हैं और एक प्रोफेशनल ड्राइवर यानी आपका फंड मैनेजर आपको सुरक्षित रूप से मंजिल तक ले जाता है। ये एक स्थिर और स्ट्रक्चर्ड यात्रा है। तो चाहे आप बाइक चला रहे हों या बस में सफर कर रहे हो, ये जानना जरूरी है कि आपकी यात्रा चल कैसी रही है। इसके लिए आपको एक डैशबोर्ड की जरूरत है। ये डैशबोर्ड आपको एक पैसिव यात्री से एक इन्फॉर्म्ड को पायलट में बदल देता है। आज हम वही डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे जिसमें 5 जरूरी मीटर हैं जो आपके निवेश के स्वास्थ्य और सुरक्षा की निगरानी में मदद करेंगे। पहला और सबसे जरूरी मीटर है बेंचमार्क। इसे अपनी क्लास का एवरेज समझिए। अगर निफ्टी 50 ने 12% का रिटर्न दिया और आपके फंड ने सिर्फ 10%, तो आपका फंड अपने बेसिक काम में ही फेल हो गया। किसी भी एक्टिव फंड का पहला लक्ष्य होता है क्लास के एवरेज को पार करना। और ये जो कोट है ना, ये इस बात को बहुत खूबसूरती से बताता है। जॉन बोगल का मतलब था कि अगर आपका फंड मैनेजर बाजार यानी बेंचमार्क को ही नहीं हरा पा रहा है, तो आप सिर्फ एक इंडेक्स फंड खरीदकर उससे बेहतर कर सकते हैं जो पूरे बाजार को ही दर्शाता है। तो फिर उस मैनेजर को फीस क्यों दें जो एवरेज परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रहा है? अब आता है दूसरा मीटर, अल्फा। इसे फंड मैनेजर के कमाए गए एक्स्ट्रा क्रेडिट के तौर पर सोचिए। अगर बाजार यानी बेंचमार्क 12% बढ़ा और आपके फंड ने 15% का रिटर्न दिया, तो वो जो अतिरिक्त 3% है वही अल्फा है। आप मैनेजर को फीस इसी अल्फा को जनरेट करने के लिए देते हैं। एक पॉजिटिव अल्फा होना ही चाहिए। तीसरा मीटर है बीटा। इसे फंड का शरारत स्कोर समझिए।
ये मापता है कि जब बाजार में उतार चढ़ाव होता है तो आपका फंड कितना ऊपर नीचे होता है। अगर बीटा 1 से कम है तो इसका मतलब है कि जब बाजार 10% गिरता है तो आपका फंड शायद 8% ही गिरेगा। कम बीटा का मतलब है कि बाजार में गिरावट आने पर यह आपको एक सेफ्टी कुशन देता है, आपकी पूंजी को बड़े नुकसान से बचाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा लक्ष्य उन फंड्स को खोजना है जो हमें बाजार से बेहतर रिटर्न मतलब हाई अल्फा दें, लेकिन बाजार से कम वोलेटिलिटी मतलब लो बीटा के साथ। यही एक कुशल ड्राइवर की पहचान है, तेज भी और सुरक्षित भी। अब चौथा मीटर है CAGR। सोचिए, एक साल फंड ने 50% रिटर्न दिया और अगले साल -20%। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। CAGR इन उतार चढ़ावों के शोर को हटाकर आपको एक औसत स्थिर सालाना रिटर्न बताता है। इससे अलग अलग फंड्स के बीच एक सही तुलना करना बहुत आसान हो जाता है। और आखिरी मीटर है एक्सपेंस रेशियो। इसे अपनी बस यात्रा के लिए टिकट की कीमत समझिए। ये वो फीस है जो आप AMC को उनके मैनेजमेंट के लिए देते हैं। सीधी सी बात है, ये जितना कम हो उतना बेहतर है। और याद रखिए, डायरेक्ट प्लान में आमतौर पर रेगुलर प्लान के मुकाबले कम फीस होती है। ठीक है, अब जब हम डैशबोर्ड के बारे में जान गए हैं तो आइए देखते हैं कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है। हम दो तरह के इन्वेस्टर्स की कहानी देखेंगे, एक जो डैशबोर्ड को नजरअंदाज करता है और दूसरा जो इसका समझदारी से इस्तेमाल करता है। पहले हैं हमारे बाइकर इन्वेस्टर। वो सिर्फ रफ्तार देखते हैं, पिछले साल का सबसे ज्यादा रिटर्न। उन्होंने एक फंड इसलिए खरीद लिया क्योंकि उसने 80% का रिटर्न दिया था। उन्होंने डैशबोर्ड की तरफ देखा ही नहीं। उस फंड का बीटा बहुत ज्यादा था और अल्फा नेगेटिव। जब बाजार चढ़ा तो उन्हें बहुत मजा आया, लेकिन जैसे ही बाजार गिरा उनका फंड 40% टूट गया और वो घबराकर सब कुछ बेच बैठे। अब मिलते हैं बस यात्री इन्वेस्टर से। उन्होंने एक ऐसा फंड चुना जो कभी रैंक 1 पर तो नहीं था, लेकिन लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। वो नियमित रूप से अपने डैशबोर्ड को चेक करते हैं, अल्फा पॉजिटिव है, बीटा कम है और एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है। जब बाजार में गिरावट आई तो उनका फंड बहुत कम गिरा। वो शांत रहे, अपनी यात्रा पर बने रहे और आखिर में अपनी मंजिल पर सुरक्षित रूप से पहुंचे। अब सबसे जरूरी हिस्सा, ये सारा ज्ञान तब तक बेकार है जब तक आप इसे लागू ना करें। तो यहाँ एक सिंपल एक्शन ओरिएंटेड फ्रेमवर्क है जिससे आप अपने खुद के इन्वेस्टमेंट्स का ऑडिट कर सकते हैं, और ये काम साल में सिर्फ एक बार करना है। ये बहुत ही आसान है। पहला, अपने फंड के रिटर्न की तुलना उसके बेंचमार्क से करें 1, 3 और 5 साल की अवधि में। दूसरा, देखें कि क्या अल्फा पॉजिटिव है। तीसरा, एक्सपेंस रेशियो की जांच करें, क्या ये इक्विटी फंड के लिए 1% से कम है। और सबसे जरूरी नियम, चौथा, अगर कोई फंड लगातार 2 साल तक इन पैमानों पर खरा नहीं उतरता है तो ये एक संकेत है कि उसे बदलने का समय आ गया है। ठीक है, तो आज के इस पूरी चर्चा से हमें क्या जरूरी बातें सीखनी चाहिए, आइए उन्हें जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। तो चलिए इन बातों को हमेशा याद रखें। पहला, स्टार रेटिंग का पीछा करना बंद करें, एक अच्छे प्रोसेस पर ध्यान दें। दूसरा, बेंचमार्क ही बॉस है, अगर आपका फंड उसे नहीं हरा सकता तो शायद इंडेक्स्ड फंड ही बेहतर है। तीसरा, अल्फा वो स्किल है जिसके लिए आप पैसे दे रहे हैं। चौथा, CAGR एक फंड के असली कैरेक्टर को दिखाता है, खासकर बुरे वक्त में। और आखिर में, रोज रोज रिएक्ट ना करें, बल्कि साल में एक बार सिस्टमैटिक तरीके से रिव्यू करें। और अब मैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अपने पोर्टफोलियो को देखिए और खुद से पूछिए, क्या ये एक T20 मैच की तरह है जो हाई रिस्क और तुरंत नतीजों पर फोकस करता है, या ये एक टेस्ट मैच की तरह है जो धैर्य, स्ट्रैटेजी और लंबी अवधि में वेल्थ बनाने के लिए बना है? क्या ये किस्मत पर एक दाव है या स्किल पर आधारित एक प्लान? इस पर जरूर सोचिएगा। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद।